हेलो फ्रेंड। आइए फिर हम कॉमर्स के क्लासेस में आप लोग का सभी लोग का स्वागत है। और हम इससे पहले जो है 5 अवधारणाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 5 अवधारणाएं बाकी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट लेकर आएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा दूसरा लेक्चर है, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आइएगा आप ज़रूर बताइएगा जहाँ दिक्कत हो। हम छठा अवधारणा देखते हैं, 5वें अवधारणा हो चुका है। जो छठी अवधारणा है इसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छठी अवधारणा है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा, इसमें क्या किया जाता है? लेखांकन में एक निश्चित समय अवधि के बाद व्यवसाय का परिणाम ज्ञात किया जाता है। अर्थात जो व्यवसाय है उसकी एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद हम क्या करते हैं? उसका परिणाम ज्ञात करते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं। ठीक है। और लेखा पुस्तकों को बंद करने की लेखा पुस्तकों को बंद करने की अवधि सामान्यतः 12 माह या 1 वर्ष का है। अर्थात जो लेखा पुस्तक है उसका जब परिणाम ज्ञात करते हैं, कब ज्ञात करते हैं? कि 1 साल के बाद। ठीक है। यह अधिकतम अगर जो इसकी अवधि होती है 15 माह होती है। अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि लेखांकन की जो कम से कम कितने अवधि बाद लेखांकन किया जाता है, कम से कम कितने वर्ष के बाद लेखांकन किया जाता है? तो 1 वर्ष या 12 माह। और कहे अधिक से अधिक कितने महीने, कितने वर्ष बाद या तो कितने मंथ बाद? तो 15 माह बाद। ठीक है ना। और कम से कम कहेगा तो 12 माह, अधिकतम कहेगा तो 15 माह। कम से कम ना करके ये कह दे कि सामान्यतः कितने महीनों के बाद लेखांकन का परिणाम ज्ञात किया जाता है। तो कितने माह के बाद? सामान्यतः 12 माह, अधिकतम 15 माह। अब लेखा की अवधि क्या होती है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। लेखांकन की लेखा अवधि जो होती है यह 2 प्रकार से होती है। एक होता है कैलेंडर अवधि, दूसरी होती है वित्तीय अवधि। जो कैलेंडर अवधि होती है, कैलेंडर अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और वित्तीय अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। और यह जो अवधि होती है, एक कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961, कंपनी अधिनियम 2013 और आयकर अधिनियम 1961 में वित्तीय अवधि को मान्यता प्राप्त है। अर्थात जो वित्तीय अवधि के बारे में वह कहाँ पर दिया है? कंपनी अधिनियम 2013 में भी है, आयकर अधिनियम 1961 में भी है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम आते हैं अगला पॉइंट पर, अवधारणा नंबर 6, जिसे हम कहते हैं उपार्जन की अवधारणा। जो उपार्जन की अवधारणा होती है, यह क्या होती है? कि व्यवसाय में लेखा उपार्जन आधार पर करना चाहिए। व्यवसाय में जो लेखा करते हैं उपार्जन के आधार पर करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए 2018 की मदें हैं, उनका हमको लेखा कैसे करना होगा? तो 2018 का अगर मान लीजिए मदें हैं, तो इसकी जो नगद मद प्राप्त है, नगद राशि जो प्राप्त है और जो नगद राशि प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, दोनों का हमको लेखा करना चाहिए। जो नगद में प्राप्त है राशि उसका भी, जो नगद में नहीं प्राप्त है उसका भी। तो 2018 का जो हमारा लेखा जोखा होगा 2019 में होगा, तो अर्थात 12 महीने बाद होगा। ठीक है। तो हमको जो राशि प्राप्त होगी उसका भी लेखा करना होगा, और जो राशि प्राप्त नहीं होगी उसका भी लेखा करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं उपार्जन अवधारणा। ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं,
आगे क्या कह रहा है कि उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, इनका समायोजन किया जाता है। उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय दोनों का क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। उपार्जित आय का जो समायोजन किया जाता है वह कैसे किया जाता है? जोड़कर। क्या चीज़ जोड़कर? संबंधित मद में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और अनुपार्जित आय को हम क्या करेंगे? संबंधित मद में से घटाएंगे। ठीक है, संबंधित जो मद रहेंगे उसमें जब हम उपार्जित आय ज्ञात करेंगे तो उसमें जोड़ कर ज्ञात करेंगे जितने मद रहेंगे, और अनुपार्जित आय कब ज्ञात करेंगे? उसमें से हम सभी मदों को घटाकर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कोई भी आय प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, दोनों का लेखा करना चाहिए। कोई आय प्राप्त हो तभी भी, अगर नहीं प्राप्त है तभी भी दोनों का लेखा हमको करना चाहिए। अब आ जाते हैं मिलान अवधारणा पर। अवधारणा नंबर 7। अवधारणा नंबर 7 देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है ना। तो मिलान की जो अवधारणा है वह कौन सी अवधारणा है, इसको क्या है इसके बारे में, कि चालू वर्ष की आय में से चालू वर्ष के खर्चे को घटाकर दिखाना चाहिए। अगर प्रश्न में पूछे कि चालू वर्ष की आय में से चालू वर्ष के खर्चे को घटाकर किस अवधारणा के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो किस अवधारणा के अंतर्गत? मिलान अवधारणा के अंतर्गत। और प्रश्न में ये पूछे कि लाभ हानि की गणना किस अवधारणा में है, तो किस अवधारणा में है? मिलान की अवधारणा में। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिलान की अवधारणा, लाभ हानि की गणना किस अवधारणा के अंतर्गत की जाती है? लाभ हानि की अवधारणा, लाभ हानि किस अवधारणा के अंतर्गत की जाती है इसकी गणना? मिलान अवधारणा के अंतर्गत। चालू वर्ष की आय में से चालू वर्ष के खर्चे को अगर घटा दिया जाए, घटाकर अगर दिखाया जाता है, जो किस अवधारणा में है? तो मिलान अवधारणा में। इसी अवधारणा में समायोजन किया जाता है। जो समायोजन का कार्य जो है इसी अवधारणा में किया जाता है, और यह अवधारणा उपार्जन अवधारणा पर आधारित है। अर्थात अगर मान लीजिए यह अवधारणा किस पर है? उपार्जन अवधारणा पर आधारित है। अगर मिलान अवधारणा ऑप्शन में दिया है तब उस स्थिति में उपार्जन अवधारणा आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर उपार्जन अवधारणा ऑप्शन में है तो मिलान अवधारणा नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, आय वसूली की अवधारणा। आय वसूली की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, और यह प्रश्न में पूछा जाता है। यदि कानूनी क्रय विक्रय का, अगर व्यवसाय में क्रय विक्रय का यदि कानूनी अधिकार प्राप्त है तो किसी वस्तु को, तो उसे आय मान लेना चाहिए। अगर किसी वस्तु का क्रय विक्रय करने पर कानूनी अधिकार प्राप्त है, किसी वस्तु का क्या करने पर? क्रय विक्रय करने पर कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो उस वस्तु को हमको क्या मान लेना चाहिए? आय मान लेना चाहिए। अपवाद में जैसे क्या होगा? किराया क्रय पद्धति। जैसे किराया क्रय पद्धति का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई संपत्ति ली गई है और उसका दाम या तो उसका किस्त भुगतान नहीं किया गया हो, तो उस स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे? किराया क्रय पद्धति, और उसको आय नहीं मानेंगे। और जैसे आपने कोई गाड़ी लिया और गाड़ी का आप किस्त नहीं चुकाए हैं लेकिन उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में इसकी जो आय होगी या गाड़ी जो होगी आपकी, यह कानूनी अधिकार इसको नहीं प्राप्त है। आप चला रहे हैं तब तक कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है कि जब तक आप इसका पूरा किस्त चुकता नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कानूनी अधिकार, इसको हम आय नहीं मानेंगे जब तक इसका किस्त चुका नहीं दिया जाता। किस्त चुका देंगे तब हम क्या कहेंगे? उसे कानूनी अधिकार में रखेंगे, तो हम उसको आय मानेंगे। अब अगला इसमें क्या है पॉइंट, ब्याज और कमीशन इसी अवधारणा के आधार पर वसूल किया जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा
कि जो ब्याज और कमीशन है वह किस अवधारणा के अंतर्गत वसूला जाता है। तो ब्याज और कमीशन किस अवधारणा के अंतर्गत वसूला जाता है, तो आय वसूली अवधारणा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब आ जाते हैं 10वां पर। जो 10वां हमारा अवधारणा है वह कौन सी है, वस्तु परक की अवधारणा। 10वीं जो अवधारणा है वह वस्तु परक की अवधारणा है। ये लास्ट अवधारणा है। ठीक है। एक लेखापाल को, एक जो लेखापाल अर्थात जो लिखने का कार्य करता है को व्यक्ति परक नहीं होना चाहिए, उसको व्यक्ति परक नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ के आधार पर या तो सबूत के आधार पर लेखा करना चाहिए। उसको प्रूफ होके तभी उसको लेखा करना चाहिए। अगर प्रूफ उसके पास नहीं है अर्थात उसके पास कोई सबूत नहीं है तो उसको लेखा नहीं करना चाहिए। वस्तु परक के आधार पर लेखा करना चाहिए, ना कि व्यक्ति परक के आधार पर। उसको वस्तु परक के आधार पर लेखा करना चाहिए, व्यक्ति परक के आधार पर नहीं। ठीक है ना। ये तो हमारे 5 टोटल 10 अवधारणाएँ होंगे। अब इसके बाद जो हम देखेंगे लेखांकन की परंपराएं, और लेखांकन की परंपराएं हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं थोड़ा से। देखिए लेखांकन की जो परंपराएं हैं यह 4 भाग हैं इसके टोटल। पहला जो है एक रूपता की परंपरा, दूसरा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, तीसरा रूढ़िवादी की परंपरा और चौथा महत्वता की परंपरा। ठीक है ना। महत्वता की परंपरा, ये 4 अवधारणाएं और जिनके बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे आगे चलकर। ये पेपर में बहुत से ऐसे हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, उसके आधार पर यह टोटल नोट्स बनाया गया है और इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ भी आपको देखेंगे। ठीक है ना। तो हम बताएंगे आगे चल के। और इनकम टैक्स का भी बहुत जल्द चैप्टर लेके आ रहे हैं, इनकम टैक्स के साथ साथ ऑडिट का भी। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।